नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय पाल बघेल जी, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि ग्रीन मैन ऑफ इंडिया की उपाधि आपको किसने दी और किस तरह से आप ग्रीन मैन ऑफ इंडिया बने? वैसे तो पेड़ पौधों के साथ बचपन से ही जो एक पैशन के रूप में जन अभियान संचालित हुआ। और ग्रीन मैन ऑफ इंडिया पहली बार अमेरिका के उपराष्ट्रपति एल गोरे जी ने एक क्लाइमेट लीडर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो सर्टिफिकेट दिया था, उसमें ग्रीन मैन बघेल का सर्टिफिकेट दिया। तभी से ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रचलित हुआ मीडिया के माध्यम से, और जन सामान्य में ये ग्रीन मैन प्रचलित हो गया। तो पर्यावरण के संदर्भ में पर्यावरण के विस्तार के लिए अब तक आपने क्या क्या किया और उस करने में किन किन मुश्किलों का सामना आपको अब तक करना पड़ा? पर्यावरण क्योंकि 1972 में पहली बार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में जो पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी ने भाग लिया था। पहली बार प्रदूषण नाम के राक्षस ने जन्म लिया था। तब से ही क्योंकि जब पर्यावरण इतना बड़ा इश्यू भी नहीं था, और इस तरह के चाहे वो वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे जल प्रदूषण की बात हो, चाहे मृदा प्रदूषण की बात हो, चाहे वो ये जो शोरगुल है नॉइज पॉल्यूशन की बात हो, ये किसी तरह का कोई पॉल्यूशन इतना बड़ा इश्यू नहीं था। लेकिन हम जो हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो यहाँ की आबो हवा है, वो असंतुलित हो रही थी और प्रदूषण का दबाव ज़्यादा बढ़ रहा था। तो बचपन से एक घटना ऐसी हुई अपने साथ कि पेड़ों के साथ अपनी रिश्ता कायम हो गया, और बचपन से ही इस ज़्यादा से ज़्यादा हरियाली हो, पेड़ ज़्यादा लगें, पेड़ ज़्यादा बचें, ये संकल्पना के साथ एक समर्पण का भाव बन गया। तो आपको अब तक इतनी उपाधियां मिल चुकी हैं, हरित ऋषि, हिमालय भूषण, जेपी अवार्ड, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, अनेकों उपाधियां आपको मिल चुकी हैं। तो अब तक आपने कितने वृक्षों का रोपण किया है और आगे भविष्य में आप क्या क्या करने वाले हैं? कितने पेड़ों का अगर संख्या में देखा जाए तो अनकाउंटेबल है। बात अगर करें जितने भी अब तक पौधारोपण के ब्रीज बुक्स रिकॉर्ड बने हैं, उन सारे रिकॉर्ड में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, चाहे वो सरकार के प्रयासों से लगे हों, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से लगे हों। जितने भी रिकॉर्ड बने हैं उन सब में सामाजिक संगठनों के माध्यम से भी, और क्योंकि 1974 से लेके अब तक तो अपना भी नियमित पेड़ लगाने की एक मिशन है कि हर रोज़ पेड़ लगाना। दिन में लाख भी लग जाते हैं, कई दिन में एक भी नहीं लग पाता, किसी दिन एक भी नहीं लग पाता, वो दूसरे दिन उसको दुगना करके लगा दिया जाता है। तो भविष्य में आपकी और क्या क्या योजनाएं हैं? भविष्य में योजनाएं, क्योंकि पर्यावरण आपातकाल की स्थिति पूरी दुनिया में है, और आज हम कोविड-19 की वजह से जो वायरस है, ये वायरस नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड जो प्रकृति के साथ हस्तक्षेप हुआ है उससे उपजा हुआ एक वायरस है, और जिसने पूरी दुनिया को चपेट में लिया है। इस तरह के वायरस और प्रदूषण, क्योंकि हम देखते हैं कि मैं गाज़ियाबाद में बैठ के बात कर रहा हूँ, और गाज़ियाबाद पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहरों में गिनती आ जाती है। यहाँ का जो AQI लेवल है, वो जो हमारी पैरामीटर्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो मापने में अक्षम हो जाते हैं, इतना AQI लेवल बढ़ जाता है। इसको रोकना, ये एनवायरमेंटल इमरजेंसी को रोकना, ये अपना लक्ष्य है, और इसके लिए हमने सरकार के साथ क्या करना है और जन सामान्य के साथ क्या करना है, इसके लिए दो अलग अलग एक जन आंदोलन के रूप में हरित सत्याग्रह हम लेके चल रहे हैं। सरकार से हम 5 सूत्रों के साथ। पहला सूत्र हमारा ये है कि पेड़ को जीवित प्राणी का वैधानिक दर्जा मिले। दूसरा हमारा कहना है कि एक कठोर राष्ट्रीय वृक्ष नीति देश में बने। तीसरा हमारा है कि जो वन भूमि है, क्योंकि 33% हरित क्षेत्र होना चाहिए। 1950
से लेके आज तक हम अभी जैसे जुलाई का पहला सप्ताह वन महोत्सव के रूप में मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। ये 33% हरित क्षेत्र नहीं हो पा रहा, 1/3 भूभाग हरित नहीं हो पा रहा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा कि जो वन भूमि रिकॉर्डेड है, जो चाहे वो आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में हो, चाहे संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में हो, चाहे वो सरकारी लैंड हो, वो कम से कम उतने को तो हम हरित कर लें। 18% भारत में है और 18% को भी हम ना दूसरे कामों में, गैर वानिकी कामों में हम जो ट्रांसफ़र करते हैं उस पर रोक लगे। यानी कि गैर वानिकी कार्य के लिए वन भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित हो। ये हमारा तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र हमारा है कि जैसे हमारी जनगणना होती है उसी तरह से वृक्ष गणना हो, GPS के माध्यम से उसका एक PGID नंबर दिया जाए, जिससे ये जो फर्जी पौधारोपण के अभियान जो चलते हैं, बजट प्लांटिंग होती है, कागजी पौधारोपण होता है, इस पर लगेगी और वो जहाँ भी पेड़ लगेगा उसका GPS में किस प्रजाति का है, कि कहाँ पे लगा है, इस तरह की वृक्ष गणना हो। चौथा, पांचवा हमारा कि हम राष्ट्रीय वृक्ष को प्रोटोकॉल नहीं दे पा रहे। हम अपने देशवासियों को ये नहीं बता पाए कि अब तक कितने जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनको हम सम्मान देते हैं, उनमें राष्ट्रीय वृक्ष भी है। 70 साल पहले जिस समय राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पक्षी, ये सारे राष्ट्रीय प्रतीकों की घोषणा हुई थी, उसी समय राष्ट्रीय वृक्ष की घोषणा हुई थी। हम 125 करोड़ लोगों को ये नहीं बता पाए कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी होता है, और होता है तो वो ये है। तो हमारा पांचवा जो सूत्र है हरित सत्याग्रह का, वो सूत्र है कि हम जहाँ भी ध्वजारोहण करें, राष्ट्रीय ध्वजारोहण जहाँ भी हो, वहाँ राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का रोपण अनिवार्य हो। ये सरकार के साथ हमारे 5 सूत्रों के साथ हरित सत्याग्रह चल रहा है, और ये गांधी जी की 150वीं जो जयंती थी, चंपारण से ही हमने इसको शुरू किया था। सरकार में एक लोकसभा में अभी हमारी याचिका भी इस पर चल रही है और कई इस पर काम भी चल रहा है। दूसरा हमारा कहना था कि हम जनता के साथ कैसे जुड़ें, कि केवल सांस बनाने का काम सरकार की जिम्मेदारी दें। हम अपने रहने का, खाने का, पीने का सारे इंतजाम खुद करते हैं, तो हमें अपने सांस का इंतजाम भी करना होगा। सांस के जिनके हम दिन रात लगे रहते हैं, जिनकी इकट्ठा करने के लिए, उनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकते। हम 3 सेकंड के बाद जो सांस लेते हैं, वो सांस कहाँ से आती है, और सांस बनाने का कोई कारखाना नहीं है। अगर सांस बनाने की कोई फैक्ट्री है तो केवल पेड़ है। पेड़ कम हो रहे हैं यानी कि सांस कम हो रही है। अभी आप कोरोना काल में देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन की कितनी मारामारी हुई, लोग कुछ भी देने को तैयार थे। कृत्रिम ऑक्सीजन का हम इतना मूल्य दे सकते हैं, और हमें जो फ्री में ये पेड़ दे रहे हैं, हमें इसके महत्व को समझना होगा। हमारा एक मिशन 125 करोड़ के रूप में एक जन आंदोलन चल रहा है। उसमें हमने कहा है कि हम कम से कम एक व्यक्ति एक पेड़ तो लगाए, मिशन 125 करोड़ पूरा हो जाएगा। और कभी न लगाए तो अपना जन्मदिन तो मनाता ही है, जन्मदिन पे पेड़ लगाए। हम घरों में फल आते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फल आते हैं उनके बीज को इकट्ठा करें और वो जाके ज़मीन में गाड़ दें। ज़मीन में अगर कहीं नहीं है तो बहते हुए पानी में उसका विसर्जन करना है। वो कहीं भी जाएगा और वहाँ जाके अपना स्थान बनाएगा और जर्मिनेट हो जाएगा। हमारा कहना है कि हमको खुद सांस बनाने का इंतज़ाम करना है। हमें अगले 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है वो के बारे में चिंता करनी है कि हम अगली 3 सेकंड के बाद जो सांस आने वाली है वो कहाँ से आएगी। दुनिया में देखें तो नेचर जर्नल ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा था कि प्रति व्यक्ति 422 पेड़ आ रहा है, 500 पेड़ आने चाहिए। 422 पेड़ जब आ रहा है जब कनाडा, रसिया, रूस, ब्राज़ील, जापान, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ प्रति व्यक्ति 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 पेड़ आ रहे हैं। हमारे देश में पेड़ों की जो संख्या है बहुत कम है। सच में ये राम भरोसे चल रहा है। हम भारतवासी केवल 28 पेड़ पे जिंदा है। ये है चिंता की बात।
अगली पीढ़ी के लिए हम कितने बड़ा बंगला, कितनी बड़ी गाड़ी, कितना बैंक बैलेंस छोड़ के जाएंगे, लेकिन उसे अगर जिंदा रहना है तो उसके लिए सांस छोड़नी होगी, और जिंदा रहने के लिए उसे हरियाली, हरित क्षेत्र बढ़ाना होगा। पौधारोपण अभी नहीं होगा तो आगे वो पेड़ कैसे बनेंगे, ऑक्सीजन कैसे बनेगा, उनको जिंदा रहना। अभी कोविड काल में आप देख रहे होंगे कि आदमी को लॉकडाउन किया गया। आदमी जब लॉकडाउन हो गया तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में आ गई। हम देख रहे थे 300 किलोमीटर दूर से हिम शिखर, हम देख रहे थे गंगा जमुना को निर्मल, अविरल, हम देख रहे थे टिमटिमाते तारे जो दिखाई नहीं देते थे। यहाँ के लोग पहाड़ पे जाते थे देखने, तारे भी होते हैं। ये चीज़ें कैसे हुई कि हमने जो इन हालातों को तैयार करने वाला है मानव नाम का प्राणी, उसको कर दिया कमरे में बंद, घर में बंद, और नेचर अपने मूल स्वरूप में आ गई। यानी कि 84 लाख योनियाँ कही जाती हैं हिंदू मैथोलॉजी में। मैं कहता हूँ कि 83,99,999 योनियाँ इस पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करती है, इस प्रकृति को कोई नुकसान करती है नहीं करती है, केवल दोहन करती है। जितना प्रयोग की, खाने का, रहने का, पीने का जितना भी है उतना लेती है और उसके बाद वो छोड़ देती है। लेकिन आदमी क्या कर रहा है? आदमी पेड़ का दुश्मन बना है। तो फिर लोगों को प्रेरित करने के लिए देश की जनता से क्या कहेंगे? देश की जनता से केवल यही कहना है कि हमको अगले 3 सेकंड के बाद जो सांस लेनी है, या हमको जाने के बाद अपने अंतिम यात्रा के साथ अगर हमें दाह संस्कार कराने की इच्छा है तो हमें उसका इंतजाम करना है। अगर हमको पढ़ना है तो कागज़ बनाने के लिए पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि एक पेड़ के कागज़ से 35 किलो कागज़ बनता है, और 35 किलो कागज़ एक बच्चा केजी से पीजी तक खर्च करता है। हमको चाहे सांस लेनी है, चाहे जिंदा रहना है, चाहे हमको पढ़ना है, चाहे हमको अपने अस्तित्व को बचाना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेड़ है। पेड़ बचेगा तो हमारा अस्तित्व बचेगा। ये हमको कोरोना ने बता दिया है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गाजियाबाद से संकल्प जैन।